Hi friends, welcome back to channel. So today's topic is advantages and disadvantages of bluffing back of profits. ब्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का जो हमारा टॉपिक है, इसका मीनिंग और फीचर्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे और इसका एक दूसरा पॉपुलर नेम जो है मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, वो क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स ये जो वर्ड है ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है ब्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, आज हम रिटेन्ड अर्निंग्स की या कह लीजिए ब्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स की जो एडवांटेजेस हैं, जो फ़ायदे हैं और जो नुकसान है इस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस के, वो क्या क्या है आज हम पढ़ेंगे इन डिटेल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में जो सबसे पहला एडवांटेज यहाँ लिखा है वो क्या लिखा है? हेल्पफुल इन एब्जॉर्बिंग दी शॉक। शॉक का मतलब हमारा है उन सारी सिचुएशन से जो बिजनेस के लिए बिल्कुल अनसर्टेन थी, बिजनेस ने एक्सपेक्ट नहीं की थी और एकदम से अगर ऐसी कोई सिचुएशन बिजनेस में आ जाती है जो बिजनेस के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, अनसर्टेन थी, तो उस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो रिटेन्ड अर्निंग है वो बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स विल हेल्प द कंपनी टू एब्जॉर्ब दी अनसर्टेन सिचुएशंस। मतलब कि शॉक्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सपोज कीजिए बिजनेस जो है नॉर्मली ऑपरेट हो रहा है और एकदम से कुछ ऐसी सिचुएशन बिजनेस में आती है कि बिजनेस को इमरजेंसी में फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब एकदम से अगर इमरजेंसी के टाइम पर वो बैंक से लोन लेना चाहेगा तो उस टाइम पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर होगा उसी पर लेना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है बैंक को बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है पैसा लेना पड़े बैंक से इन केस ऑफ इमरजेंसी, बट अगर उसके पास गुड अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है साबित हो सकता है इन केस ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशंस, इन केस ऑफ अनसर्टेन सिचुएशंस और यू कैन से इन केस ऑफ शॉक्स। ठीक है, तो आई होप से आपको पहला एडवांटेज समझ में आया होगा। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब आई एम रियली होपिंग कि आपको सबको पता है रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है गाइस। वो अर्निंग्स जो बिजनेस ने क्या नहीं की हैं, डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं की हैं और अपने बिजनेस में ही जो अर्निंग्स री इन्वेस्ट कर ली गई हैं फॉर द फ्यूचर यूज़, उसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। जैसे आपको नाम से भी पता चल रहा है, वो अर्निंग्स जो बिजनेस में रिटेन कर ली गई हैं, साइड में रिजर्व कर रख ली गई हैं फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड एडवांटेज यहाँ पर क्या लिखा है? हेल्पफुल इन फॉलोइंग दी बैलेंस्ड डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो अमंग दी शेयर होल्डर्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, अब ये बात भी आपको थोड़ा लॉजिकल ही लगेगी कि ज़रूरी नहीं है बिजनेस में हर साल प्रॉफिट हो, चाहे हर साल प्रॉफिट भी हो बट उतने ही अमाउंट के प्रॉफिट हो जितने पिछले साल हुए थे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है किसी पर्टिकुलर ईयर में बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी ना रही हो जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो कम है और इतने नहीं है कि डिविडेंड दिया जा सके टू द शेयर होल्डर्स, बट कंपनी ये चाहती है कि शेयर होल्डर्स के अमंग वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो इंक्रीज हो जाए, कंपनी की गुडविल मार्केट में अच्छी बनी रहे। तो इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के सिनेरियो में जब कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है बट वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो एक बैलेंस डिविडेंड पॉलिसी को बरकरार रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए जो ये हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है साबित हो सकती है टू हेल्प द कंपनी इन मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, आई होप आपको सेकेंड एडवांटेज भी समझ में आया होगा। थर्ड एडवांटेज क्या है ब्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का? इंक्रीज द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ कंपनी। क्रेडिट वर्थीनेस से हमारा क्या मतलब होता है कि एक कंपनी कितनी कैपेबल है कि कोई लेंडर, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक अपना पैसा उसको उधार पर दे सके। क्योंकि कोई भी अगर आपको अपना पैसा उधार पर देगा, कोई बैंक अगर किसी कंपनी को पैसा उधार पर देगा, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा उधार पर देगा, तो वो सबसे पहले उस कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस चेक करेगा कि वो कंपनी कितनी कैपेबल है कि वो उसका जो पैसा है वो टाइम पर लौटा सके और वो भी विद इंटरेस्ट लौटा सके। तो अगर एक कंपनी के पास गुड अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं तो उसकी जो क्रेडिट वर्थीनेस है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लेंडर्स के सामने फिर उस कंपनी की बहुत अच्छी जो है इमेज इस्टेब्लिश हो जाती है
है, लेंडर्स को लगता है कि इतनी अच्छी अगर उसके पास अर्निंग्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, तो इन केस कंपनी के पास अगर प्रॉफिट नहीं भी होते हैं तो वो इन रिटेन्ड अर्निंग में से हमारा पैसा जो है लौटा देगी। ठीक है, तो ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को भी इंक्रीज करने में हेल्प करती है। लास्ट एडवांटेज यहाँ पर क्या लिखा है, मेक द कंपनी सेल्फ डिपेंडेंट। ये क्या करता है, ये जो सोर्स है फाइनेंस का, ये कंपनी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। कैसे बनाता है सेल्फ डिपेंडेंट, कि उसको किसी दूसरे या किसी बाहर के सोर्स ऑफ फाइनेंस पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। उस कंपनी के पास अपने खुद के ऐसे पैसे पड़े हैं, ऐसा प्रॉफिट पड़ा है जो उसने रिजर्व कर कर रखा हुआ है। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो उस पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकती है, और बाहर के जो सोर्सेज हैं जो कि उसे बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे जो है बच सकती है और अपने खुद के सोर्सेज का यूज़ कर सकती है। रिटेन्ड अर्निंग्स जो है, ये जो प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स है, ये कंपनी के इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि कंपनी इंटरनली पैसा जो है इकट्ठा कर रही है अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा बचाकर। ठीक है, तो ये कंपनी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है ये पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। हमने 4 एडवांटेजेस देखी हैं, अब हम 4 डिसएडवांटेजेस देखेंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो यहाँ पर लिखा है वो क्या लिखा है, मिस यूज़ ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। मिस यूज़ ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे, इफ़ द मैनेजमेंट फेल्स टू इन्वेस्ट द फंड्स इन प्रॉफिटेबल एरिया then it will give no real return to shareholders। retained earnings guys अगर आप देखो तो पैसा तो वो शेयर होल्डर्स का ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो retained earnings हैं वो प्रॉफिट में से जो है निकाल कर साइड में रखा हुआ पैसा होता है, पर ये जो प्रॉफिट है ये होता कंपनी के ओनर्स का ही है, मतलब कि कंपनी के शेयर होल्डर्स का। ठीक है, किसका, कंपनी के शेयर होल्डर्स का। तो अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स को वो पैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और साइड में रखा जा रहा है रिजर्व कर कर, तो उसका पर्पस यही होता है कि बिजनेस में इमरजेंसी सिचुएशन को फेस कर कर जो कंपनी डूब सकती थी या घाटे में जा सकती थी उसको बचा लेना, और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको नुकसान ना होने देना। बट अगर किसी कंपनी ने उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया या फिर उसको ऐसी जगह पर इन रिटेन्ड अर्निंग्स को इन्वेस्ट कर दिया जो बिल्कुल भी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यही इस पॉइंट में लिखा है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना रिटेन्ड अर्निंग्स का बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज शेयर होल्डर्स को नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिर जिस पर्पस के लिए अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं दिया गया था और साइड में रखा हुआ था, अगर वो भी पर्पस सॉल्व नहीं हो पाया तो फिर शेयर होल्डर्स को ही दे दिया जाता वो पैसा, वही उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लेते। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि यूटिलाइजेशन अगर कंपनी अपने पास प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में करके रखती है एज रिटेन्ड अर्निंग्स, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना भी कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो उसे नुकसान सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स का होगा। ठीक है, सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, डिससेटिस्फैक्शन अमंग द शेयर होल्डर्स। ये डिससेटिस्फैक्शन तब इनकर हो जाती है अमंग द शेयर होल्डर्स अगर कंपनी कॉन्टिन्यूसली जो है प्लफिंग बैक किए जा रही है प्रॉफिट्स की और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स। तो जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे कंपनी के इस रवैये से कि क्यों कंपनी जो है हमें डिविडेंड नहीं दे रही, और सारा प्रॉफिट, ऐसा कितना प्रॉफिट उसे चाहिए कि उसने सारा का सारा ही जो है एज रिटेन्ड अर्निंग्स अपने कंपनी में रख लिया है फॉर द फ्यूचर यूज़। ठीक है, अगर कंपनी नहीं दे रही है उन्हें डिविडेंड और कॉन्टिन्यूसली जो है प्लफिंग बैक की जा रही है प्रॉफिट्स की, तो फिर शेयर होल्डर्स के अमंग डिससेटिस्फैक्शन होना मतलब बहुत ही ऑब्वियस सी बात हो जाती है। ठीक है, तो कंपनी को एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में ये सब करना पड़ता है कि डिससेटिस्फैक्शन भी क्रिएट ना हो अमंग द शेयर होल्डर्स, और कंपनी कुछ पैसा जो है साइड में निकाल कर भी रख ले फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर द फ्यूचर यूज ऑफ कंपनी। ठीक है, थर्ड डिसएडवांटेज क्या लिखा है, ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब गाइस पहले तो आपको पता होना चाहिए। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि कंपनी की अर्निंग्स इतनी नहीं हो पा रही हैं, जो अर्निंग्स है वो कम है और जो कंपनी की कैपिटल है वो ज़्यादा है कि अर्निंग्स इतनी है ही नहीं कि वो इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल को जस्टिफाई करती हो। ठीक है, तो उस तरह की सिचुएशन को हम ओवर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। स्टिल गाइस, अगर आपको डिटेल में समझना है इस कॉन्सेप्ट को तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, उसे आप रेफर कर सकते हो। ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन कैसे हो सकती है, वन ऑफ द मेन यूज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज टू गिव बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिटेन्ड अर्निंग्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं,
इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए तो करते ही हैं। दूसरा मेजर यूज़ इसका होता है बोनस शेयर्स देने के लिए टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोनस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं, बट बदले में उनसे कोई एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी नहीं लिया जाता। उन्हें ये नहीं बोला जाता कि अगर तुम्हें कंपनी के शेयर चाहिए तो हमें पहले जो है इतना पैसा दो, उसके बाद शेयर देंगे। फर्स्ट टाइम जब कोई पर्सन कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करता है तो हम उससे पैसा लेते हैं ना, उससे कुछ अमाउंट ऑफ मनी लेते हैं इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। बट इन केस ऑफ बोनस शेयर्स वो होते हैं जो एज अ बोनस हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। और बोनस शेयर्स का मतलब भी यही होता है कि जब आप विदाउट एनी कॉस्ट जो है शेयर होल्डर्स को इन शेयर्स की कोई कॉस्ट नहीं पड़ती और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ये शेयर्स मिलते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स चाहे मिल रहे हैं, बट एक तरह से कंपनी की कैपिटल तो इंक्रीज हो ही जाती है ना। और जब कंपनी की कैपिटल इंक्रीज हो गई और अगर कंपनी की कैपिटल इंक्रीज होने के बाद अर्निंग्स उसी के बिल्कुल प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हुई तो कंपनी में जो है ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आ सकती है। क्यों? क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल का ज़्यादा हो जाना, इतना ज़्यादा हो जाना। आप कैसे कहोगे कैपिटल ज़्यादा है? ये आप जब कंपेयर करोगे कंपनी की अर्निंग से, क्योंकि एक जनरल सिनेरियो होता है कि इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स ऑपरेट कर रही होती हैं उनका एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होता है कि कितना उस इंडस्ट्री में जो फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं वो अपने इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल पर अर्न कर रही हैं। अगर हम कोई कंपनी उतना नहीं कर पाती तो हम उसे बोलते हैं ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी। तो वो सिचुएशन तभी होती है अगर कंपनी की अर्निंग्स अच्छी ना हो और उसकी कैपिटल जो है इंक्रीज हो चुकी हो। ठीक है, तो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन भी पैदा हो सकती है बिकॉज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इन अ कंपनी। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट डिसएडवांटेज यहाँ लिखी है वो क्या है? हिंड्रेंस इन द फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। ठीक है, कि कोई रुकावट पैदा हो जाती है किस चीज़ में? फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल का फ्री फ्लो नहीं हो पाता। ये इसलिए बोला गया है क्योंकि जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वो हिंडर करती है द फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जो फंड्स हैं वो कंपनी के द्वारा रिटेन कर लिए जाते हैं इंस्टेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग दोज हु हैव अर्नड इट। वो कह रहे हैं जिसने कमाया उसने अपने पास ही रख लिया, जबकि ये फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल को जो है हिंडर कर रहा है। क्योंकि जो सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जो सही तरीका होना चाहिए, ये लोग कह रहे हैं वो क्या होना चाहिए कि अगर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो जिसका पैसा उस कंपनी में लगा था उसको वो प्रॉफिट, उस कंपनी में जो लगा पैसा जिसका था उसको ही उस पैसे पर अर्न किया हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तभी फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल होगा। बट अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है और अपने पास ही वो प्रॉफिट जो उसने अर्न किया है अपने पास ही रख लेती है तो वो हिंडर करता है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल को। तो ये थे हमारे पास 4 डिसएडवांटेजेस। आई होप सो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लॉफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट दोनों ही समझ में आए होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर जाना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।